प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सही विकल्प, सत्य सत्य, खाली स्थान और 4 अंक के क्वेश्चंस पूरे का पूरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी, ये प्रश्न आपकी इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बोर्ड ने जो न्यू प्रश्न बैंक जारी की है इस वर्ष की परीक्षा के लिए, ये प्रश्न सभी उसी से लिए गए हैं और उसमें सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन प्रश्नों की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। विद्यार्थियों, सबसे पहले जाने लेते हैं कि अंकों का विभाजन किस प्रकार हुआ है। तो 1 अंक वाले यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक वाला 1 क्वेश्चन आएगा और इस प्रकार से 1 अंक वाले 2 हुए और 4 अंक का 1 यानी 6 अंक की यहाँ से प्रश्न आना है। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा और बड़े क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, यानी इस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हम ये इस टाइप से हल नहीं कराना चाहते हैं कि हम बता दें कि पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का इस टाइप से, वो रटना कहलाते हैं। विद्यार्थी, हमारा प्रयास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस अध्याय का जो सार है, एक टेबल है, एक सारणी है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यदि आपने उस सारणी को ध्यान में रखा, समझ लिया, तो इसके पूरे ऑब्जेक्टिव बन ही जाएंगे। तो देख लेते हैं, वो सारणी कुछ इस प्रकार है। तो देखिए विद्यार्थी, ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका मानक रूप भी कई बार वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाता है। तो इसका मानक रूप होता है ax + by = c। ये भी माना जा सकता है, ये जनरली ये चलता है ax + by + c = 0, यानी मानक रूप ये लिखा जाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर निकाय किस प्रकार से दिया है, यानी 2 समीकरण दिए होंगे। तो पहला अगर इस टाइप से दिया है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण दिया है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होंगी? संख्याएं होंगी, मीन्स अचर होंगे। तो इससे तुलना करना पड़ता है समीकरण की, और तुलना करने के बाद हम पता लगाते हैं कि समीकरण का क्या होगा, उसका वो समीकरण निकाय संगत है असंगत है, समीकरण निकाय की क्या स्थिति बनेगी। तो समीकरण निकाय में हम देखते हैं, यहाँ पर जब इनके अनुपात देखा करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये निकाल लेते हैं तुलना करने के पश्चात। तो ये स्थिति, पहली स्थिति ध्यान रखिएगा कि यदि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर ना हो, यानी नॉट इक्वल टू हो, तो ऐसी स्थिति आती है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक ही हल निकलता है। ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होती हैं उनका ग्राफी निरूपण कैसा होता है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण निकाय संगत होता है। और अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना करता है, यानी एक रेखा ये होगी पहले समीकरण की, दूसरे की ये, तो कहीं ना कहीं काटेंगे, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। अब दूसरी स्थिति ये हो गई कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इस प्रकार से है अगर, तो इसका मतलब होता है समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, यानी जब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो अनंततः अनेक हल होंगे। इसको अपन कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी और निकाय संगत कहलाता है। समपाती से तात्पर्य कि एक रेखा L है पहले समीकरण की, तो उसी के ऊपर दूसरी रेखा उस आएगी, है ना, एक ऊपर एक लाइनें आएंगी, तो इसको समपाती कहते हैं। तीसरी स्थिति है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा निकाय का और रेखाएं समांतर होंगी कुछ इस प्रकार से, ये समांतर कहलाती, समांतर होंगी और निकाय असंगत होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारणी का क्या मतलब हुआ। अभी अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे तो देखिएगा पूरे के पूरे अधिकांश ऑब्जेक्टिव इस सारणी पर आधारित होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, सारणी को ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे बनते हैं। इसमें लिखा हुआ है
निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण की क्या होती है? चर राशि की घात 1 होती है। तो यहाँ देखें चर की घात 2 है, यहाँ भी चर राशि की घात 2 है, इन दोनों में चर राशि की घात 2 है। चर राशि यानी जो इसमें x वगैरह लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर चर राशि की घात दोनों कुछ नहीं है, यानी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है ना। तो इस रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा? निम्नलिखित में से दो चरों में से रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, यानी ये इसका उत्तर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वो सारणी आपके लिए काम में आएगी। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 इस टाइप से लिखा है का क्या होगा, है ना। पहला अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो आप फट से बता सकते हैं पहली स्थिति है, ऐसी स्थिति में अद्वितीय हल होता है, तो इसका उत्तर होगा ए। फिर अब यहाँ देखिए पूरी उस सारणी से ये फिर से आ गया। यहाँ लिखा है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आपने देखा तो तीसरी स्थिति है जिसमें c1/c2 नॉट इक्वल टू आता है। तो तीसरी स्थिति में क्या होता है? निकाय के कोई हल नहीं होते, है ना। तो इसका उत्तर आएगा बी, इसलिए हमने वो सारणी आपको पहले बताई थी। अब ये देखिए चौथा, फिर वह सारणी पर आधारित क्वेश्चन आ गया। इसमें कहा तीनों अनुपात बराबर हों। तो जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, स्थिति दूसरी स्थिति, उसी स्थिति में समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा सी। फटाफट आपसे बन रहे होंगे। अब देखते हैं विद्यार्थी पांचवा वस्तुनिष्ठ लिखा है, ये अद्वितीय हल की कंडीशन है ना। तो समीकरण युग्म दिया है, इसका अद्वितीय हल कब होगा? आपने जाना ही है, अभी सारणी बता दी हमने। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल होता है, यानी पहले का उत्तर ए ही होगा। ठीक है, हमने पहले हल करवाया था विद्यार्थियों के, इसलिए टिक लगे हुए हैं इसमें कुछ। फिर लिखा हुआ समीकरण युग्म के लिए यहाँ पर कौन सी शर्त पूछ ली है? कोई हल ना होने के लिए शर्त है। तो कोई हल कब नहीं होता? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद देखते हैं ये सातवां ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या लिखा हुआ है। इसमें कौन सी कंडीशन पूछ ली है? अनंततः अनेक हल होने की कंडीशन। अनंततः अनेक हल कब होते हैं? जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं ना। तो ये इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान में लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान क्या होगा? y का मान 1 आएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए। x जो यहाँ लिखा है ना, x, ये वाला x, इसकी जगह पर आपने लिख दिया x = 1, तो क्या बनेगा? 2 × 1 + 3y = 5। तो 2 × 1 यानी 2। अब 2 को यहाँ से इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा, यानी 5 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 3। तो क्या बचा? 3y = 3, तो इसलिए y = 3/3 हो जाएगा, यानी 3/3 यानी 1। ये ठीक है। फिर इसमें लिखा है वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, यानी a और b शून्य भी नहीं होना चाहिए, मीन्स x और y रहेंगे। तो दो चरों x और y में एक खालिस्तान समीकरण कहलाता है। स्वाभाविक ही ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ खालिस्तान में आएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। रैखिक, दो चरों वाला रैखिक समीकरण खालिस्तान में आएगा। अब इसमें लिखा हुआ तीसरा में देखो क्या है। यहाँ समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान कितना होगा? आप मौखिक कर सकते हैं। x की जगह पर यहाँ पर रख दें 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और y की जगह पर 1, तो 4 + 1 = 5, तो k बराबर आ जाएगा 5। इस टाइप से हल हो गया। अब देखते हैं सत्य असत्य। इसमें है पहला, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। हाँ, क्योंकि एक रैखिक समीकरण का जब ग्राफ खींचते हैं तो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसका हल होता है। तो एक रेखा पर अनेक हल बिंदु होते हैं, इसलिए एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, ये कथन सत्य है। और दूसरा देखिए शायद इसी टाइप से है कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। हाँ बिल्कुल, अभी यही बात तो अपन कर रहे थे, यानी दूसरा कथन भी सत्य है। ठीक, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लिखा है दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप। हमने बताए थे ना मानक रूप क्या होता है, ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जब सारणी बताए थे आपको तो ये बताया गया था, है ना। तो ये मानक रूप ये हो गया। फिर लिखा हुआ रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर, यानी यहाँ पर भर दिया जाए ऋण 2 और y की जगह पर रख दिया जाए 5, तो m का मान कितना आएगा। इसको आप हल करके देख लीजिए। यहाँ पर लिखते हैं अपन इसको कैसे हल करें। y की जगह पर कितना रखना है, y की जगह पर रखना है 5 और x की जगह पर कितना रखना है ऋण 2। तो यहाँ पर भरते हैं ना, तो ये क्या क्या लिखा हुआ y, तो y की जगह पर भर दिए अपन ने 5 बराबर m को लिखे रहने दें अपन, m नहीं मालूम, x का मान कितना है ऋण 2, ये लिख दिए ऋण 2 धन 3। अब इसको आप हल करेंगे तो पहले तो 3 का यहाँ पक्षांतर करें ना इस साइड, तो 3 को जब यहाँ ले जाएंगे तो 3 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये मतलब माइनस का हो गया। 5 अपनी जगह पर पहले से लिखा हुआ था। अब यहाँ बराबर में कितना बचे, 2 गुणित m यानी माइनस का 2m। अब 5 में से 3 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ बचा ऋण 2m। अब इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे तो ये गुणा में है ना इसके साथ, तो इसके बटे में होगा, तो कितना आ जाएगा m बराबर आ जाएगा 2/2 यानी आ जाएगा ऋण 1। तो इसका आंसर आएगा, इसमें आ जाएगा, इसका अपन लिखेंगे कि m बराबर ऋण 1, ये आंसर हुआ इसका, ठीक है ना। आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन। विद्यार्थी यहाँ पर इनको अपन को हल करना होगा, है ना, इस प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखते हैं अपन इसको कैसे हल करते हैं। देखते हैं विद्यार्थियों 5वां क्वेश्चन। हमने समय बचाने के लिए यहाँ हल कर लिया था, क्योंकि एक ही वीडियो में लगभग 40-50 क्वेश्चन बताने हैं, तो कुछ तो उपाय करना होगा। तो यहाँ पर समीकरण इस टाइप से दिया है कि x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। अब कहा इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि इन दोनों समीकरणों में से जो समीकरण आपको आसान लगे उसको x या y के लिए हल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण बहुत इजी टाइप से लग रहा है, इसको x के लिए आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि 3y यहाँ जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर बचेगा कैसा। तो हम कर रहे हैं समीकरण 1 को x के लिए हल करने पर, तो x यहीं लिखे रहने दिए और 3y यहाँ से पक्षांतर इस सेट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6 के मतलब बाद 3y माइनस में लिखेंगे, यानी हो जाएगा x बराबर 6 ऋण 3y, ठीक है ना, क्योंकि 3y माइनस में हो गया यहाँ जा कर के। ये बन गया समीकरण 3। ये कहाँ से निकला है, समीकरण 1 से निकला है। तो ये 1 से निकला है, तो अब भरेंगे 2 में, तो हम कहेंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। एक प्रकार से हम ये x का मान यहाँ पर रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, इसलिए तो इस विधि को प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें इस समीकरण में जहाँ x लिखा होगा वहाँ x नहीं लिखेंगे, x का ये वाला मान लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया 2 और ये जो x का जो मान लिखा हुआ था 6 ऋण 3y, ये जो अपने निकाला ये भर दिए, फिर -3y बराबर 12 ये लिखिए। अब इसको आप हल कर दीजिए, 2 का अंदर गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और यहाँ 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6y हो गया, -3y ज्यों का त्यों 12 ये। अब यहाँ पर देखें y और y वाली संख्या आप हल कर लें तो दोनों माइनस के माइनस माइनस जुड़ जाती हैं संख्या, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, है ना। तो 12 अपनी जगह पर लिखा हुआ और 6 और 3 9y हो गया बराबर 12। अब 12 संख्यापन को दाईं ओर करना होता है पक्षांतर करके, तो 12 इस साइड जाएगा ये वाला, तो 12 ये पहले से था, ये यहाँ गया तो ये माइनस का हो गया, यहाँ कितना बचा -9y। 12 में से 12 गया तो 0 हुआ, यहाँ कितना हुआ -9y = 0। पक्षांतर करेंगे तो चूँकि ये गुण इंटू में कहलाएगा ना यहाँ पर 9, तो ये 9 इसके बटे में ऋण 9 इसके बटे में जाएगा, यानी y बराबर 0 ऋण 9। तो अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी y का मान आ गया 0। अब y का ये मान आप समीकरण 3 में इसमें आप रख दीजिए, तो यहाँ y ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये y की जगह पर आप क्या रख देंगे 0। तो अब देखें कैसा हो जाएगा, x बराबर 6 ऋण 3, x बराबर 6 ऋण 3 इंटू 0, तो 3 शून्य शून्य हो गया और 6 में से शून्य घटाएंगे तो 6 ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x बराबर 6 और y बराबर 0। विद्यार्थी ये आंसर हुआ। इस आंसर की आप कुछ इस प्रकार से जांच भी कर सकते हैं, आपको करना नहीं है पेपर में, आए तभी करना है, लेकिन तसल्ली के लिए कि हमने उत्तर सही निकाला या नहीं,
कैसे जांच कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहला समीकरण ये लिखे, दूसरा ये लिखिए। x का जो मान आया है वो x की जगह भर दीजिए, y का जो मान आया y की जगह पर भर दीजिए। ये पहले समीकरण में भर दिए। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हल करने पर आया 6 और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 6 चल रहा था, तो समीकरण सत्य है, मतलब संबंध सत्य हुआ। ठीक है, यानी हमारा उत्तर सही है। दूसरे में भी भर करके भी चेक कर सकते। समीकरण 2 ये था, x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान। इसको हल करें तो 12 यहाँ भी आया, 12 यहाँ भी आया, तो दोनों इक्वल टू, इसलिए दोनों बराबर हैं, इसलिए अपना आंसर सत्य है। तो इस प्रकार से अपन उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट करने में सहूलियत हो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अब छठवां क्वेश्चन। सेम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो। समीकरण युग्म सबसे पहले अपन ने लिख दिए ये, इसको पहला नंबर 1 नंबर, इसको 2 नंबर डाल दिए। अब इसमें से क्या करना है, दोनों समीकरणों से देखना आसान आपको क्या लग रहा है। आसान अपन को पहला वाला लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट में x या y का मान निकल सकता है इसमें, है ना। तो समीकरण 1 को x के लिए हल कर रहे हैं, तो x यहीं लिखे रहने देंगे। 2y माइनस का है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 2y हो गया। समीकरण 3, x का यह मान निकला है 1 से, तो भरेंगे कहाँ पर, 2 में। तो 2 में जहाँ x आया होगा ये, इसकी जगह पर हमने ये मान भर दिया। ठीक है ना, कौन से, ये वाला भर दिए ना। लिखा है x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। यहाँ जो x आया है इसका मान रख दिए, ये भर दिए। तो यहाँ कितना हो गया, ये गुणा करेंगे तो 6y होगा, 4y, तो ज्यों करते हो 6 4 10 हो गया, और 20 ये चल रहा था, बराबर है ना। अब y का मान निकालना है तो 10 यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 20/10, यानी y बराबर आ गया 2। तो 2 यहाँ पर भर देंगे तो 2 दूनी 4, यानी x का मान हो जाएगा 4। तो आंसर आपका निकल करके आ गया कि x बराबर 4 और y बराबर 2। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो। विद्यार्थी, ये भारतीय क्वेश्चन होते हैं, इसमें समीकरण दिया नहीं होता, उनको बनाना होता है और फिर हल करते हैं। तो बहुत आसान है समीकरण बनाना। जो चीज़ ज्ञात करना होता है उसी को अपन सबसे पहले x और y मान लेते हैं। तो वे संख्या ज्ञात करने के लिए कहा ना, तो हमने मान लिया वे संख्या x और y है। अब अपन अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जो सवाल कहा है, प्रश्न कहा है, उसी के अनुसार करेंगे। तो प्रश्न ने क्या कहा, उनका अंतर यानी माइनस, उनका अंतर कितना है, 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी बात और क्या कही है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या है x, दूसरी संख्या y, तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब यहाँ पर देखें x का मान तो अपने आप y के रूप में निकला है, तो कुल मिलाकर के यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाएं, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो हमने प्रतिस्थापन विधि लिख दिए यहाँ पर x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो है यहाँ पर x है ना ये, तो x की जगह पर ये देखिए 3y लिख दिए, बाकी सब कुछ वही है, माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से y चला गया तो घट गया, तो बचा 2y, 2y बराबर 26। अपन को y निकालना, तो 2 को यहाँ पक्षांतर करेंगे, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो y बराबर आ गया 13। अब y का मान 13 जो आ गया है, ये जा कर के 2 में यहाँ पर भर दें, तब भी x का आ जाएगा। लिख दिए y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। तो x बराबर 3 तो ये लिखा हुआ है, y की जगह पर यहाँ पर 13 लिख दिए, तो 13 3 39, यानी कि अभिष्ट संख्याएँ होंगी x बराबर 39 और y बराबर 13। आप लोग नोट कर लीजिए इसको भी। विद्यार्थी, इतना बड़ा चैप्टर अपन हल कर रहे हैं, जिसको पढ़ने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी आपको समय तो देना ही होगा, तभी अच्छे समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसको कहा गया विलोपन, समीकरण युग्म दिया है, इसको कहा विलोपन विधि से हल करिए। तो विलोपन विधि अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले दोनों समीकरण लिख दिए फट से, इसको समीकरण नंबर 1 डालें, इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर डिसाइड आपको करना है कि x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं या y के, है ना। तो जैसे अगर मैं कहूँ y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ देखिए y का गुणांक 2 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 15। अगर चिन्ह ना देखूँ तो अगर मैं इस 2 का इस पूरे में गुणा करूँ तो यहाँ 30 हो जाएगा, और अगर यहाँ 15 का गुणा करूँ तो यहाँ 30 हो जाएगा, यानी y का गुणांक बराबर हो जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर मैं y का नहीं बराबर करना चाहता हूँ गुणांक, x का करना चाहता हूँ,
तो यहाँ x का गुणांक 7 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तरीका ज़्यादा अच्छा हुआ ना, क्योंकि यह संख्या छोटी है। तो क्या करेंगे, इसका गुणांक जो है उसका समीकरण 1 में गुणा करना, और इसका गुणांक है तो उसको समीकरण 2 में गुणा करना। यानी यहाँ पर समीकरण 2 में ये गुणित 7 कर दीजिए, और समीकरण ये जो था ना, इसका गुणांक 1 था ना, तो 1 का गुणा यहाँ करेंगे। अल्टी पल्टी गुणा मतलब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर देंगे, सीधी सी बात है। तो अब गुणांक तो बराबर हो जाएंगे। अब गुणांक हम यहाँ कर रहे हैं x का, तो जिसका गुणांक बराबर करना है उसी के चिन्ह देखना है कि कैसे हैं। तो इसके चिन्ह एक जैसे मिलेंगे ना, समान चिन्ह। तो समान चिन्ह होते हैं तो घटाने का निर्देश देते हैं, और असमान चिन्ह हो, जैसे यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ने का निर्देश देते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर विलोपन विधि के क्वेश्चन देख सकते हैं, हमने डिटेल से हल करवाया है। यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 7 का गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 ये है ना, इसमें 7 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14y, 7 तिया 21 हो गया। और समीकरण 1 में 1 का गुणा करना तो कोई मतलब नहीं, 1 का तो ज्यों का त्यों रहेगा ना गुणा करने पे, तो ये ज्यों का त्यों लिख दिए, ये समीकरण 1 ये लिखिए। अब आप घटा दीजिए तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाए। हाँ, ये चीज़ देखिए, घटाने पर सबके चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो गया। देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस माना जाएगा, और ये माइनस माना जाएगा। तो ये दोनों कट गए, धन ऋण के हो गए। लेकिन ये धन था और ये भी धन हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए 29 आ गया। यहाँ 21 में 2 घटा दिए 19 आ गया। अब y बराबर निकालना है तो 29 इसके बटे में हो गया, यानी y बराबर 19 बटे 29 हो गया। अब y का ये जो मान आया है, ये आप चाहे तो समीकरण 1 में भरें चाहे 2 में भरें, है ना। तो आपको y का मान मतलब y का निकल आया तो x का मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में, ये जो समीकरण 2 है, इसमें हम y बराबर 19 बटे 29 रखे दे रहे हैं। तो देखें, x ये लिखा, 2 ये लिखा, y की जगह पर 19 बटे 29 लिख दिए, और 3 ये लिखा हुआ है। अब इसको कट तो है नहीं रहा, तो सीधा सीधा गुणा करें। इसका गुणा इसमें हुआ तो 38 हो गया बटे में 29। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये संख्या प्लस की इस साइड जा कर के माइनस की हो गई। एलसीएम लिए तो 29 ही आ गया। 29 में 3 का गुणा करें तो 87 हुआ, माइनस 38। 87 में 38 घटा दिए तो 49 बचा, और बटे में 29 लिखा हुआ है। यानी आपका आंसर हुआ x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर 19 बटे 29। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट करने में आसानी जाए। 9वां क्वेश्चन, यहाँ भी पूरा रैखिक समीकरण वैसा ही दिया है, विलोपन विधि से हल करना है। इसमें बस एक लाइन थोड़ी सा समझ लीजिए, बाकी सेम वैसा है। इस टाइप से होना चाहिए। यहाँ पर जबकि 1 2 3 पद बराबर के सेट है, तो इसको थोड़ी सा व्यवस्थित कर लीजिए। तो हम 8 का पक्षांतर यहाँ कर दिए तो 8 हो गया, काय का प्लस का हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें, हमको x और y के पद एक सेट करना है ना, तो ये 2y को यहाँ लिख देंगे, इस साइड लाएंगे बराबर के, तो चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर में। तो 2y यहाँ जा कर के हो जाएगा माइनस का। तो पहला समीकरण हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 8, और दूसरा समीकरण हो जाएगा 9x ऋण 2y बराबर 7। अब इसको विलोपन विधि से जैसे आपने पहले हल किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया x बराबर 1 और y बराबर 1। तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट करने में आसानी जाए। अब 10वां क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और खर्चों का अनुपात उनमें 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो मासिक आय पूछी गई है उनकी, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर हम आय में से खर्च को घटा देते हैं तो बचत बचती है ना, बचत कहलाती है। इसी ट्रिक से हल करना होगा इस प्रश्न को। सबसे पहले चूँकि अनुपात दिया है 9 और 7 आय में, और खर्च में दिया है 4:3, तो हम माना पहले व्यक्ति की आय 9x और उसका खर्च है 4y, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 ये फर्स्ट वाले का पहले व्यक्ति का, और इसका खर्च इसका आएगा 4, ठीक है। तो 9 और 4, 9x खर्च हो गया, आय हो गई, और 4y हो गया उसका खर्च।
इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की आय अब क्या मानेंगे 7x और दूसरे व्यक्ति का खर्च मानेंगे कितना 3y, यानी दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 7x और उसका खर्च हो गया 3y। अब प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न के अनुसार बचत कितना करता है 2000 रुपये, ठीक है ना। तो अपन ने लिख दिया प्रश्नानुसार प्रत्येक व्यक्ति की बचत 2000 रुपये। तो वही बात आय ऋण खर्च बराबर बचत है ना। तो पहले व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, आय कितनी है, माने अपन ने 9x आय, खर्च कितना कर दिया 4y, तो 9x में से हम घटाए 4y, तो प्रश्न के अनुसार बचत कितनी होनी चाहिए 2000 रुपये, ये हो गई, ठीक है। अब जब दूसरे व्यक्ति की बात आती है तो दूसरे व्यक्ति की आय है कितनी 7x और उसका खर्च कितना है 3y, तो 7x में 3y घटाए तो कितना बचा 2000 रुपये। ये बन गए दो समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को आप चाहे प्रतिस्थापन चाहे तो विलोपन या बीजगुणन विधि से हल करें। क्योंकि यह संख्या काफ़ी बड़ी बड़ी है इसलिए मैं यहाँ बीजगुणन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर ये मैं बता दूँ, ये पहला गुणांक कहलाता है A1, ये कहलाता है B1, ये कहलाता है C1। फर्स्ट वाले के 1 1 है ना, ABC, A1 B1 C1, और ये कहलाता है A2 B2, ये कहलाता है C2, ठीक है। तो बीजगुणन विधि में क्या करते हैं, लिख देते हैं x y ऋण 1 और यहाँ पर हम इसके गुणांक पहले लिखते हैं, ये B1 B2, तो B1 का मान कितना हुआ, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इस टाइप से। यानी सबसे पहले लिखे ऋण 4 ऋण 3 ये लिखे, उसके बाद लिख दिए 2000 2000 इन दोनों के। अब फिर उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 9 7 ये, और फिर ये रिपीट कर देते हैं ये, यानी B1 C1 A1 B1, इसी प्रकार B2 C2 A2 B2, इस टाइप से अपन लिख देते हैं। यहाँ पर कैसे त्रियक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, 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 इसका गुणा इसमें। देखें कैसा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8000 हो जाएगा ये माइनस का, और फिर रिवर्स गुणा करने के पहले ही माइनस लगाते हैं, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6000 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे y बटे इसका गुणा हुआ तो 7 दूनी 14000 हो गया, फिर इसका गुणा हुआ तो 9 दूनी 18 हुआ, रिवर्स गुणा करने के पहले ही माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। ये फिर ऋण 1 ये लिखे, अब 9 तिया 27 माइनस का है, हो गया, माइनस पहले लगाए, फिर रिवर्स गुणा करें 7 चौके 28, तो ये माइनस आ ही रहा है पहले से, तो ये लिख दिए। अब आगे देखें कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखें माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। और इन दोनों में से हमने 14000 में 18000 घटाए, उल्टा घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 4000 हुआ, और यहाँ भी माइनस का माइनस में गुणा हो गया तो यहाँ हो गया प्लस। अब ये क्या हो गई, संख्या ऋण की, ये हो गई संख्या धन की, ये दोनों घट जाएंगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, यानी यहाँ माइनस का 2000 आएगा, ये माइनस का 4000 है, और यहाँ ऋण 1 बटे 1, क्योंकि यहाँ भी घट गई संख्या ना, 28 में 27 गए तो 1 बचा। अब x के लिए इसको और इसको साथ साथ लेंगे अपन, है ना। तो x के लिए हमने लिखा ये वाला पद, ये पूरा लिख दिया और इसको यहाँ लिखे, है ना। और y के लिए ये और ये वाला पद लेंगे। अब कैसे हल करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2000 का माइनस 2000 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो 2000 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, यानी x बराबर 2000 रुपये। फिर इसी प्रकार इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, यानी 4000 बटे 1 यानी 4000। तो ये आ गया पहले व्यक्ति की, ये x का मान आया, सॉरी x का मान आया 2000 और y का मान कितना आ गया 4000। अब ये x और y के जो मान आए हैं ये कहाँ भर देंगे, पहले व्यक्ति की आय अपन ने कितनी मानी थी 9x, तो 9x, x का मान कितना है 2000, तो यहाँ भर दिए तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18000 हो गया पहले व्यक्ति की आय। और पहले व्यक्ति का खर्च कितना था 4y, तो y का मान कितना था 4000, तो यहाँ y की जगह पे 4000 भर देंगे, तो 4 चौके 16000, यानी पहला व्यक्ति महीने के 18000 कमाता है, 16000 रुपये खर्च करता है, बची ना उसकी मासिक बचत 2000 रुपया। अब दूसरे व्यक्ति की देखेंगे, दूसरे व्यक्ति की आय है 7x, तो x का मान कितना निकला है 2000, ये 2000 यहाँ भर दिए, तो 7 दूनी 14, 14000 हो गया। ये खर्चा कितना करता है 3y, तो यहाँ पर 3 लिखे रहने दिए, और यहाँ पर ये देखें y की जगह पर कितना इसका मान भर दिए ना, y का मान कितना निकाले थे 4000, ये तो 4 तिया 12, 12000, यानी दूसरा व्यक्ति महीना की 14000 कमाता है, 12000 खर्चा करता है, तो बच गई उसकी 2000 मासिक बचत। तो विद्यार्थी इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां प्रश्न,
यहाँ समीकरण युग्म इस टाइप से दिया है और कहा गया है कि पहले इसमें जांच करना है कि इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कैसी कंडीशन है। और कहा यदि अद्वितीय हल है तो उसको बीजगुणन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर अपन बीजगुणन विधि सीख भी लेंगे जो अपन ने इसके पहले 10वें क्वेश्चन में लगाई थी और डिटेल से। तो समीकरण युग्म ये लिखा, अपन ने इसकी तुलना करनी पड़ेगी a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करेंगे, यानी ये इस समीकरण को इससे मिलाएंगे और इस समीकरण को इससे मिलाएंगे। तो यहाँ देखें, ये कहला जाएगा a1, ये कहलाएगा b1, ये कहलाएगा c1, ये कहलाएगा a2, ये कहलाएगा b2, ये कहलाएगा c2। हमने जो तुलना की वहाँ पर यहाँ लिख दिए a1, a2, b1, b2, c1, c2, इसी टाइप से लिखिएगा, आपको बहुत आसानी जाएगी आगे। अब क्या करें, इन दोनों का अनुपात निकाल दें, a1 a2 तो 2/3, b1 b2 यानी 1/2, c1 c2 यानी 5/8। तो उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। देखें, इसका मान 2/3 आ रहा है, इसका मान 1/2 आ रहा है। तो 2/3 1/2 के बराबर नहीं है ना, तो नहीं है, तो यानी कौन सी स्थिति लग गई आपकी, यानी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये पहली स्थिति है ना ये। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल है तो उसको बीजगुणन विधि से हल करेंगे। देखें कैसे, तो बीजगुणन विधि से ऐसे हल करना होगा कि अपन ने लिखा x, y और ऋण 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कहाँ से गिनती शुरू करना, हमने बताया b से शुरू करना, b फिर c फिर a फिर पलट करके b, यानी b वाले मान पहले लिख दें, ये 1 2, फिर c वाले मान ये 5 8, ये c वाले मान हो गए b c, फिर आ जाएंगे a के मान, तो a के मान क्या है 2 और 3, ये 2 3, फिर ये चक्री क्रम जैसे चलेगा b c a b, तो फिर b के मान यही आए थे ना, ये 1 2, ये लिखे। एक नंबर पे ये वाली लाइन लिखना है, ये b से, दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे फिर रिपीट हो जाएगी। बस बन गया सूत्र। कई लोग इसको सूत्र से बताते हैं, हम बिना सूत्र से बता देते, बहुत आसानी जाती है। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे, त्रियक गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना। 8 हमने डिटेल से किया है, मैं डायरेक्ट बता दूं, समय हो रहा है। 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर रिवर्स गुणा करने के पहले माइनस, 2 पंचे 10 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करें तो 5 3 15 हुआ, रिवर्स गुणा करेंगे तो -16 हो जाएगा। ये रिवर्स गुणा यानी ऐसे, है ना, 8 दूनी 16, ये माइनस लगा दिए, फिर ऋण 1 लिखे, 2 दूनी 4 ये लिखे, फिर इसका गुणा करने के पहले आपको माइनस लगाना है, 3 एकम 3 ये लिखे। अब यहाँ क्या करेंगे, x के लिए मान निकालना है, तो ये और ये वाला पद, y के लिए ये दोनों पद। तो x के लिए इसको और इसको पास पास लिखते हैं, तो लिखिए x/8 में से 10 गए तो ऋण 2 बचा, और यहाँ ऋण 1/4 ऋण 3, तो 4 ऋण 3, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, ठीक है। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो ऋण 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 यानी x बराबर 2 हो गया। अब y का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को पास पास लिख दिए, तो y/15 में से 16 गया तो ऋण 1 बचा। ऋण 1 का गुणा ये वाले 1 से होगा, ये कहाँ से आया, इससे आया है ना, ऋण 1 ये लिखा है, 4 में से 3 गया तो 1। अब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 यानी y बराबर 1। तो ये इसका आंसर हुआ। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जिससे आगे आपको नोट करने में आसानी जाए। 12वां क्वेश्चन लिखा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण युग्म दिया है, अपन ने पहले तो फटाक से लिख दिया, जो समीकरण दिया था वही लिख दिए, ये दूसरा लिख दिए। अब ये जो समीकरण निकाय हो गया, इसकी तुलना हमको इससे करना है, तो ये a1 b1 c1, फिर ये a2 b2 c2, यानी यहाँ पर आ जाएगा a1 बराबर k, b1 बराबर 3, c1 बराबर चिन्ह सहित -k-3, फिर a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c2 बराबर ऋण k, ये आ गया। इतना तुलना कर लिए, इतना कर लिए तो आपको बहुत आसानी जाएगी। अब देखें है क्या, समीकरण युग्म कंडीशन लगा लीजिए, कब पूछा, अपरिमित रूप से अनेक हल की ना, तो अनेक हल होंगे कब, जब तीनों बराबर होते हैं। तो लिख दिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि a1/2 = b1/b2 = c1/c2। मान भरे देते हैं, a1 का मान ये भर दिए, यहाँ a2 का मान, यहाँ b1 b2 के मान भर दिए, यहाँ c1 c2 के मान भर दिए, ये ठीक है।
अब मान भरने के बाद ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 पद हैं, तो पहले इन दोनों को बराबर ले लीजिए, फिर इन दोनों को, और दोनों शर्त से फिर के का मान निकालते हैं। तो अपन ने लिखा सर्वप्रथम इतना लेने पर, यानी k/12 बराबर 3/k लेने पर, ठीक। यहाँ देखिए इसका के में गुणा करेंगे तो k² आ गया, और 12 × 3 यानी 36, यानी k² = 36। यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल करके छोड़ दीजिए। अब अपन ने लिया ये सेकंड पक्ष जो छोड़ दिए थे इतना, ये ठीक है, यानी 3/k बराबर k - 3/k ये लिए। तो ये गुणा यहाँ कीजिए आप, 3k, ये हो गया 3k, k का गुणा इन दोनों में होगा तो यहाँ हो गया k², यहाँ हो गया 3k। अब इसका यहाँ पक्षांतर किए तो 3k यहाँ करके प्लस का हो गया, यहाँ k² बचा हुआ, तो 3 और 3 हो गए 6k। तो ये जो 6 है ना, ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी k बराबर 6 × 36, यानी k बराबर आ जाएगा कितना, 6। तो यहाँ अपन लिख देंगे पूरा उत्तर, क्या लिख देंगे, k = 6 के लिए समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट करने में आसानी जाए, ताकि आप दोबारा समझ करके अच्छे से कर सकें। विद्यार्थियों 13वां क्वेश्चन फिर से पूछा है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि आपने सीख ली है, समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए 13वां क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास कीजिए। आपने प्रतिस्थापन विधि सीख ली है। प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर पहले ये जो समीकरण लिखा है, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये लिखा हुआ है। अब हमें कहा गया है इन दोनों को पहले हल करें, ये हल, और फिर कहा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना हो, y बराबर mx + 3 हो। तो एक प्रकार से प्रतिबंध है, ये इससे m का मान निकालना है। उसके पहले अपन इसको हल तो करें, है ना, यही तो नयापन है आपके लिए। तो ये कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसको तो हल करें, है ना। तो हल करने के लिए विलोपन प्रतिस्थापन किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हमने विलोपन विधि लगाई, समीकरण 1 लिखा, समीकरण 2 लिखा। अब x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अपने आप बराबर मिल गया। तो सीधी सी बात, जब चिन्ह बराबर हो तो घटाने का निर्देश देते हैं। हमने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर 1 ये लिखा, 2 ये लिखा, घटा दिए, ये पूरा कट गया। ये घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो 4 3 7 हो गया, इसको जोड़े तो हो गया ये 35। तो 7y बराबर 35, इसलिए 7 बटे में हो जाएगा, यानी y बराबर 5, है ना, 7 × 35। अब y का जो मान आया था वो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, 2x - 3y बराबर 11। तो यहाँ जो y लिखा है ना, इस y की जगह पर अपन क्या रख देंगे, यहाँ पर 5, है ना। तो y की जगह पर यहाँ रख दिए 5, यानी 2x - 3y, तो y की जगह पर 5 बराबर 11। तो 3 × 5 = 15 हुआ। अब 15 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 15 हो जाएगा ऋण का, 11 में से 15 गया तो ऋण 4 बचा, यानी 2x बराबर ऋण 4, इसलिए x बराबर ऋण 4/2, यानी x बराबर ऋण 2। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान कितना आ गया, ऋण 2, और y का मान आ गया 5। अब ये जो मान आए हुए हैं, ये अपन प्रतिबंध में, जो प्रतिबंध था अपना, प्रतिबंध कितना था, y बराबर mx + 3, इसमें y और x के मान रखें तो m का मान निकल आएगा। यहाँ पर y बराबर mx + 3, y का ये मान रख दिए, x का ये वाला मान रख दिए, है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जिसका गुणा हुआ तो माइनस का 2m, m का मान निकालना है, तो ये अज्ञात पद है, इसको बाईं ओर कर दिए पक्षांतर। और यहाँ पर ये जो 5 इस साइड जाएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा, 3 अपनी जगह पर है, धन ऋण की संख्या घट गई, तो कितना बचा, ऋण 2, और यहाँ 2m बराबर ऋण 2, तो इसलिए m बराबर बटे में 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी m बराबर 1। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे का सवाल देखते हैं। 15वां क्वेश्चन लिखा है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उनको ज्ञात कीजिए, है ना। तो संपूरक कोण ऐसे कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। हमने मान लिया कि संपूरक कोण से बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो अब प्रश्न ने क्या कहा, कि प्रश्न ने कहा बड़ा कोण छोटे कोण से +18, यानी +18, 18 अधिक है। तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण कितना है, y, यानी हो जाएगा x बराबर y + 18। समीकरण बनेगा, y पक्षांतर हुआ इस साइड, तो x - y = 18, समीकरण नंबर 1। अब ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण कैसा बनेगा, प्रश्नानुसार ये कोण कैसे कोण है, प्रश्न का संपूरक है। तो संपूरक कोणों का योग चूँकि 180 अंश होता है, तो इसलिए x + y बराबर 180 होगा, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2 बन गए।
इनको अपन को हल कर देना है। हमने विलोपन विधि लगा दी कि आ गया आपका y इतना और x इतना, यानी बड़ा कोण आ गया 99 और छोटा कोण आ गया 81 अंश का। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 भी आ भी रहा है, तो यह आंसर भी सही है। तो विद्यार्थी आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी भारतीय क्वेश्चन है। सबसे पहले समीकरण बनाना होगा। कैसे करेंगे? जो चीज़ ज्ञात करना है उसे ही अपन को मानना होगा। तो माना बल्ले का मूल्य x रुपया, गेंद का मूल्य y रुपया। तो प्रश्नानुसार 7 बल्ले और 6 गेंद जब खरीदता है तो कितना लगता है? 3800 रुपया। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत हो गई 7x। एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6y। लेकिन जब बल्ला और गेंद दोनों खरीदेंगे, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदेंगे, तो कितना खर्चा होता है? 3800। तो 7x धन 6y बराबर 3800 समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण नंबर 2 आगे पढ़ते हैं। उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 की खरीदी। तो 3 बल्ले 3x के, 5 गेंद 5y की, तो दोनों का योग खर्चा कितना हुआ? 1750 रुपये। समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया। अब इनको आपको विलोपन विधि से हल करना है। हमने विलोपन विधि समझा दी है, उसी का प्रयोग यहाँ किया गया है। आप अपने ढंग से समझ करके इसको कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी दिक्कत जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे आप मिला करके चेक भी कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 36 है। जैसे एक संख्या मान लिया अपने ले लिया 35, तो अब उसको पलटा देंगे तो 53, यानी पलटना ये कहलाता है। तो एक संख्या और उसको पलटने पर बने संख्या का योग कितना? 66 है। यदि अंकों का अंतर 6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहला तो इतना क्वेश्चन किया। फिर आगे कहा यहाँ क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। चलिए इसका उत्तर अपन बाद में देंगे, पहले इतना अपन करें कि वह संख्या ज्ञात करें। तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक होता है इकाई का, एक अंक होता है दहाई का, है ना। तो हमने मान लिया कि माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक क्या है? y, और इकाई का अंक है x। तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की संख्या को मानने का एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? 10 गुणित दहाई धन इकाई, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 गुणित दहाई, तो दहाई का अंक क्या बोले हैं? x, तो यहाँ x लिख दिए, धन y यानी इकाई का अंक। तो संख्या ये हो गई, मूल संख्या ये हो गई। तो प्रश्न ने क्या कहा कि संख्या और उसको पलट दें संख्या, तो उनका योग कितना है? 66 है। तो ये संख्या अपन ने लिखे। अब पलटा दें, यानी y को यहाँ कर दें, x को यहाँ कर दें, ये पलटा दिए, है ना। इसको यहाँ पलटा दिए। तो अब इसका योग कितना आएगा? दोनों का योग, इसका और इसका योग प्रश्न के अनुसार 66। ठीक है, ये तो शर्त थी। इसको हल कर देते हैं। तो 10 और 1 11, 11x हो गया, और यहाँ 10 और 1 ये हो जाएगा 11y बराबर 66। चूँकि पूरे समीकरण में 11 से भाग जा रहा है तो दे सकते हैं, भाग दे करके समीकरण छोटा कर लिए। 11 से भाग दिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा। 11 छक्का 66 समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या कहा है कि अंकों का अंतर कितना? 6, यानी कि एक अंक है x, दूसरा अंक है y, तो x में से y घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। तो इस समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। आपको 1 और 2 समीकरण को हल करना है। विलोपन विधि से हमने हल किया तो हमारे पास x का मान आया 6 और y का मान आ गया 0। आप इसको कर सकते हैं, विलोपन विधि सीख ही लिए हैं, है ना। और हमने इसमें पूरी बात बताई भी है। तो x का मान आया 6, y का मान आया 0। तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। तो 10x का मान कितना आया है? यहाँ पर 6, y का मान कितना है? 0। तो 10 छक्का 60, 60 धन 0 बराबर 60 होगा। तो वो संख्या तो होगी 60। ये आंसर निकाल लिए। अब कहा है ऐसी कितनी संख्या हो सकती है? तो भाई ऐसी यही संख्या होगी, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी एक ही संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि अगर अंकों को हम पलट देंगे तो ये 60 है तो क्या हो जाएगी? 06। 06 क्या 2 अंक की संख्या नहीं कहलाएगी, 1 अंक की संख्या है ना। तो ये हुआ इसका आंसर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां क्वेश्चन लिखा है पी के किन मानों के लिए समीकरण निकाय, ये जो दिया है इसका द्वितीय हल होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। समीकरण ये लिखे, इसकी तुलना इससे करे ले रहे हैं।
तो ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, ये मान निकाल लिए। हमको क्या कहा है, अद्वितीय कहा गया है कि अद्वितीय हल कब होंगे, तो कंडीशन लगा दिए कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इनके मान भर दिए, A1 A2 के मान, B1 B2 के मान भर, P इज नॉट इक्वल टू 4 के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। बहुत सरल है, आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थी 19वां क्वेश्चन, इसमें कहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये भी बिल्कुल स्थिति लगाएं, तुलना करें और उत्तर आएगा। सवाल कैसे, समीकरण युग्म जो दिया वो लिख दिए अपन ने, इससे तुलना कर रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, है ना। तो ये अपन ने तुलना करके ये मान निकाल लिए। अब तुलना करने के पश्चात अपन क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कब, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सबके मान अपन ने फटाफट भर दिए। बस अब यहाँ 3 पद दिए हैं, 1 2 3 पद दिए हैं, तो पहले 2 इतना ले लें, फिर इतना ये लेंगे। जब k बराबर 2 हो लेकिन k का मान -2 ना हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन यानी कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। वही बात कि हमको क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य कलम का। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको ज्ञात करना उसी को XY मान लें। माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपया, एक कलम का मूल्य Y रुपया है। तो प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल 7 कलम, तो एक पेंसिल X की तो 5 पेंसिल 5X की, है ना। एक पेन Y का तो 7 पेन 7Y का, यानी 5X + 7Y इक्वल टू कितना, 50। ये हो गया। फिर दूसरी शर्त क्या कही है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, है ना। तो एक पेंसिल X की तो 7 पेंसिल 7X की, तो 7X + 5Y बराबर कितना, 46। समीकरण नंबर 2, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। अब इसको आप विलोपन से हल करें, प्रतिस्थापन से हल करें, बीजगुणन विधि से हल करें, कैसे भी हल करें। हमने यहाँ विलोपन विधि लगाई हुई है, आप समझ सकते हैं कैसे हल किया गया। और आप थोड़ी सा प्रयास कीजिए, क्योंकि विलोपन विधि के सवाल हमने बता दिए हैं, फिर भी यहाँ किया गया है। और आप जब मन से करेंगे तो देखेंगे, और जहाँ गलती होगी तो आप मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य X बराबर 3 रुपया और एक पेन का मूल्य Y बराबर 5 रुपया। विद्यार्थी ये पूरा चैप्टर जो लगभग 8 दिन 10 दिन लगते हैं कक्षा में पढ़ाने में, हमने कुछ ही मिनटों में ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल से समझाने का प्रयास किया। और ऐसा वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको कंटिन्यू उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल आपने शुरू में पढ़ ही ली है। हम चाहते हैं कि इसको आप अपने मन से करें। क्या इसमें एक लाइन बस थोड़ी मैं समझा दूं। समीकरण 1 तो ज्यों का त्यों ठीक लिखा हुआ है। समीकरण 2 में यहाँ 2x - 2y बराबर 2 लिखा है। चूँकि 2 से पूरा कटता है तो इसको काट करके आप छोटा कर दें पहले, है ना। 2 से काट दिए तो ये बचा x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 1। अब बस ये समीकरण 2 बन गया, 1 बन गया। इसको आप x के लिए हल कर लिए तो ये आ गया। अब बस इसके बाद प्रतिस्थापन विधि आपको मालूम ही है, उसका प्रयोग करेंगे, आ जाएगा। 22वां क्वेश्चन में 5 संतरों और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरों और 4 सेब का मूल्य 28 रुपया है। तो एक संतरे और एक सेब का मूल्य पूछा है। मान लें एक संतरा X रुपया का, एक सेब Y रुपया का। तो समीकरण कैसे बनेंगे, संतरा कितना X रुपया का, सेब कितना Y का। तो 5 संतरे कितने के हो जाएंगे, 5X के। 3 सेब कितने के हो जाएंगे, Y का, क्योंकि एक सेब Y का तो 3 सेब 3Y के। तो 5x + 3y कितना आएगा, 35। ये बन गया। फिर यहाँ से कितना बनेगा, संतरे की कीमत कितनी, X रुपया, तो 2 संतरे 2x। एक सेब कितने का, Y रुपया का, तो 4 सेब कितने का हो जाएंगे, 4y। तो 2x + 4y बराबर हो गया 28। समीकरण बन गए। अब इनको आप हल कीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन विधि, किसी विधि से हल कीजिए और इसका उत्तर निकालिए।
फिर बताइएगा ना कमेंट करके कि क्या आंसर आया। हम भी तो चेक करें हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं या कितना पढ़ते, मन लगाते हैं कि नहीं। तो विद्यार्थियों, कैसा रहा आज का वीडियो? हमें उम्मीद है आपका वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर। हाँ, लेकिन अगला वीडियो अब आपको तभी जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगा जब आप प्रतिक्रिया देंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन भी तो बढ़ता है। तो फिर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम की। बाय। जय हिंद।